तो हे एवरीवन, आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। तो आज हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज अ लाइन इंटीग्रेशन। तो दिस टॉपिक इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ वेक्टर इंटीग्रेशन। ठीक है, तो वेक्टर का जब हम इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो ये उसके अंदर आता है। तीन तरीके का हम इंटीग्रेशन पढ़ते हैं वेक्टर का: लाइन, सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रेशन, जिनका हम यूजेज करते हैं वेक्टर थ्योरम के अंदर। तो होता क्या है कि जो बच्चे हैं वो क्लास पे पढ़ते नहीं है ना, जिसकी वजह से उनको इधर उधर से वीडियोस देखने की ज़रूरत पड़ती है या चीज़ों को कवर करने की ज़रूरत पड़ती है। जबकि इफ़ यू 100% गिविंग योर अटेंडेंस इन द क्लास, अटेंशन इन द क्लास, तो कोई भी चीज़ आप इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि लाइव इंटरेक्शन में आपको ज़्यादा समझ आता है। ठीक है, तो फिर भी कुछ कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझने को मिल जाएंगे इस वीडियो के अंदर, जिनको आप ध्यान से पढ़िए। तो बेसिकली लाइन इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, लाइन इंटीग्रेशन का मतलब है वन डायमेंशन का इंटीग्रेशन। ठीक है, लाइन क्या होती है? लाइन यानी कि कर्व, जो कि एक डायमेंशन में डिफाइन होता है। तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ अ वेक्टर फंक्शन एफ, मान लीजिए हमारे पास कोई एक वेक्टर फंक्शन है। ठीक है, फॉर अ मोमेंट एफ एक वेक्टर फंक्शन है और हमारे पास एक कर्व है जो कि ए से बी तक है। ए बी इज अ कर्व एंड एफ इज अ वेक्टर फंक्शन। तो किसी पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ, ठीक है, टी टी क्या है? एक टेंजेंट है पॉइंट पी पे। तो अगर ये एफ है, इनके बीच में थीटा एंगल बन रहा है, तो व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग टी? तो एफ कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसका ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा। तो कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग टेंजेंट पी टी एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा। इज इट क्लियर? एफ कॉस थीटा, या हम इसको लिख सकते हैं, एफ कॉस थीटा को लिखने का एक तरीका और है, एफ कॉस थीटा इक्वल टू एफ डॉट एन कैप यूनिट वेक्टर इंटू कॉस थीटा, ये भी लिख सकते हैं। एन कैप क्या है यहाँ पे? एन कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पीटी। एन कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पीटी। इतना समझ आया? तो एफ डॉट एन कैप को हम क्या लिख सकते हैं? एफ वेक्टर डॉट डी आर बाई डी टी। अब आप कहोगे सर डी आर बाई डी एस क्या है? तो डी आर बाई डी एस इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन पी टू टी। ये जस्ट डिफाइन करने के लिए समझा रहा हूँ मैं आपको। तो अगर मुझे इसका पूरे का लाइन इंटीग्रेशन करना है तो ए टू बी से, है ना, ए टू बी, हमें इस कंप्लीट कर्व के अलोंग या इस कंप्लीट लाइन ए टू बी तक हमें इंटीग्रेशन निकालना है एफ का। लाइन इंटीग्रेशन कैसे डिफाइन होगा? इंटीग्रेशन एफ डॉट दिस कॉम्पोनेंट इंटू डी एस। तो डी एस से डी एस कट गया तो बचा क्या? एफ डॉट डी आर। तो दिस टर्म, है ना, कुछ भी अगर आपको यहाँ तक नहीं भी समझ में आ रहा है तो आपको याद रखना है कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन अलोंग अ कर्व क्या होता है? इंटीग्रेशन सी सी मीन कर्व एफ वेक्टर डॉट डी आर। जहाँ पे अगर हम आर को क्या माने? एक्स आई वाई जी जेड की माने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भाई, तो मेरा जो डी आर हो जाएगा ना बच्चों, वो क्या हो जाएगा? डी एक्स आई कैप, डी वाई जी कैप और डी जेड। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। तो हमें जो इम्पोर्टेंट यहाँ से ध्यान रखना है वो इतना याद रखना है। अब आ जाते हैं हमारी बेसिक पॉइंट्स पे। तो तुम जब बचपन में थे तो बचपन में हमने एक और टर्मोलॉजी यहाँ पे सीखी थी, एक और टर्म सीखा था जिसके बारे में मैं फिर से डिस्कस कर देता हूँ। यू मस्ट स्टडी अबाउट द वर्क डन। तो वर्क डन जब आपने सीखा था तो वर्क डन में आपने सीखा था कि अगर किसी पार्टिकल पे वेरिएबल फोर्स लग रहा है और उस पार्टिकल को हम पॉइंट ए से कहाँ ले जा रहे हैं? पॉइंट बी तक ले जा रहे हैं, तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन दिस केस क्या डिफाइंड होता था? ए टू बी एफ डॉट डी आर। ठीक है, अलोंग कर्व हम ए से कहाँ ले जा रहे हैं? बी तक, तो एफ डॉट डी आर। हम इसी को इन एक्स एक्सेस में ले जाएं ए से बी तक, एफ डॉट डी एक्स हो जाएगा, वाई एक्सेस में एफ डॉट डी वाई हो जाएगा, जेड एक्सेस में एफ डॉट डी जेड हो जाएगा। सेम कहानी इफ योर कर्व इज क्लोज। मान लो तुम किसी पार्टिकल को ए से बी ले जा रहे हो, बी से सी ले जा रहे हो, ठीक है, सी से डी ले जा रहे हो। तो योर पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, बी टू डी। So this curve is basically closed curve. So the work done in moving a particle along a closed curve is closed line integration f dot d। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको इसके क्वेश्चन भी और क्लोज लाइन इंटीग्रेशन के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे समझने को मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से एग्जाम से पहले इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। क्लास में जाने से पहले तो आपको हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगी जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या होता है? लाइन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन अलोंग अ लाइन और अलोंग अ कर्व इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रेशन। अब हम सवाल देखते हैं इसमें किस तरीके से आता है। देखिए, आपसे कह रहा है कि एक पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, और पार्टिकल एक्स वाई प्लेन पे 0,0 से 1,4 तक मूव कर रही है अलोंग अ कर्व वाई इक्वल टू 4 एक्सिस। तो वर्क डन क्या होता है भाई? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट अलोंग सी, एफ डॉट डी आर। एफ की वैल्यू रखी, डी आर मैंने बताया था क्या होता है? डी एक्स आई डी वाई जी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। वैल्यू पुट की, तो आई डॉट आई
ये बन गया, जे डॉट जे ये बन गया, ठीक है, यानी कि ये जे के साथ मल्टीप्लाई हुआ एक्स के साथ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्लोज कर्व, है ना, दिस कर्व इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस सी थ्री एक्स वाई डी वाई। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो y को हम एज ए फंक्शन ऑफ x लिख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन c टू एक्स स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर डी एक्स लिख पाएंगे, प्लस इंटीग्रेशन थ्री, इसको भी मान लो x में बदल लो, तो थ्री एक्स इंटू फोर एक्स स्क्वायर, और x इक्वल टू अगर इतना है y इक्वल टू, तो भाई यहाँ से dy कितना हो जाएगा, दोनों साइड इंटीग्रेट करके 8x dx, यहाँ पे हम dy की जगह 8x dx लिख। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो इंटीग्रेशन सी टू, है ना, फोर टू जा एट एक्स की पावर फोर डी एक्स, और ये बन गया तुम्हारा, ठीक है, 96 एक्स की पावर फोर डी एक्स। अब यहाँ से ध्यान से देखें, इस कर्व के अलोंग जब मैं ए से बी ले जा रहा हूँ ना, ठीक है, अगर आप ध्यान से अपने मन को एकाग्रचित करके इस क्वेश्चन को देखो तो यू विल रियलाइज दैट कि एक्स की लिमिट जो है, एक्स जीरो से कितना बढ़ रहा है, वन बढ़ रहा है, तो एक्स की लिमिट जीरो से वन लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन लाइन एक एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसको सॉल्व करके लाइन इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाए। ठीक है सर, वेरी गुड, अंडरस्टूड, वेल एंड गुड। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे क्लोज कर्व है। क्वेश्चन कह रहा है कि पता करो एफ डॉट डी आर की वैल्यू, एफ जहाँ पे एक्स स्क्वायर आई प्लस एक्स वाई जे गिवन है, सी इज द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर अबव जेड इक्वल टू जीरो, तो ये प्लेन यहाँ पे जेड इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब ये ओरिजिन है, ठीक है। मूव अलोंग ए कॉमा जीरो इसके कोऑर्डिनेट होंगे, इसके कोऑर्डिनेट ए कॉमा ए होंगे, और इसके कोऑर्डिनेट जीरो कॉमा ए होगा। अलोंग कर्व ए ओ टू ए टू बी टू सी। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मैं इस क्लोज इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर को ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई ओ से कहाँ तक, ए तक एफ डॉट डी आर प्लस ए टू बी एफ डॉट डी आर सर, प्लस बी टू सी एफ डॉट डी आर सर, प्लस सी टू अगेन ओ एफ डॉट, लिख सकते हैं। इस क्लोज को हमने यहाँ से यहाँ तक एक लाइन मानी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक फिर दूसरी लाइन मानी, एंड फ्रॉम बी टू सी अगेन अ थर्ड लाइन, एंड देन सी टू ओ अगेन अ फोर्थ लाइन। इतना माना, इतना आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, विदाउट एनी काइंड ऑफ डाउट, यू ऑल विल अंडरस्टूड। ओके, अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो ए टू बी एक सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ओ टू ए। तो देखो यार, जब हम ओ टू ए एफ डॉट डी आर फाइंड करेंगे, जस्ट सी हेयर हाउ आई एम फाइंडिंग दिस पार्ट, तो आप सारा समझ जाएंगे। ओ टू ए एफ डॉट डी आर, ओ टू ए में देखो ये कौन से एक्सेस है, एक्स। जब हम एक्स एक्सेस से मूव कर रहे हैं तो वाई क्या रहेगा, कांस्टेंट, और इस पूरे लाइन में वाई की वैल्यू कितनी है, जीरो। तो ओ टू ए में वाई मेरा कितना है भाई, जीरो है, तो डी वाई भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जब एफ डॉट डी आर करेंगे तो एफ में हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर आई, वाई जीरो हो जाएगा तो ये जीरो जे डॉट डी आर क्या होता है, डी एक्स आई, डी वाई कितना हो गया, जीरो। तो इसका मतलब ये बचा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, और एक्स की लिमिट है जीरो से लेके ए तक। वेरी गुड। अब देखो ए टू बी, ए टू बी जब हम जा रहे हैं तो इस पूरी वाई एक्सिस में मूव कर रहे हैं तो एक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो ए से बी जाने में इस पूरे लाइन में देखो एक्स की वैल्यू कितनी है ए टू बी में, ए, यहाँ पे यार, यहाँ पे एक्स जीरो है तो यहाँ पे एक्स कितना है, ए, तो पूरी इस लाइन में एक्स कितना रहेगा, ए रहेगा। तो भाई डी एक्स कितना हो जाएगा, जीरो। तो अगर मैं अगेन इसमें रखूँ एफ डॉट डी आर में, ओके, तो क्या मिलेगा, केवल मुझे ए वाई डी वाई, एफ में वाई की जगह पे वाई रखो, एक्स की जगह ए रखो, और डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा मेरा, जीरो हो जाएगा, तो केवल डी वाई वाला टर्म बचेगा, तो वट वी लेफ्ट विद ए वाई डी वाई। तो इंटीग्रेशन ए वाई डी वाई, और वाई कहाँ कितना था, ए पे जीरो था, बी पे जाके वन हो गया, या ए हो गया मान लो, तो जीरो से ए। इतना समझ आया, वेरी गुड। नहीं समझ आ रहा है तो उसका मतलब आप मैथमेटिक्स के लिए बने ही नहीं, ठीक है। बी टू सी में देखो, बी टू सी में ये कौन सी एक्सेस है, एक्स, वाई क्या रहेगा, कांस्टेंट, वाई की वैल्यू कितनी है, ए। तो जहाँ इस एफ में वाई की जगह क्या रखेंगे, ए, और डी वाई, जब डी वाई निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो। तो क्या हो जाएगा, केवल डी एक्स वाला टर्म बचेगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स बचेगा, लिमिट एक्स कितना है यहाँ पे, ए है, ए से जीरो लिमिट रखेंगे, ठीक है। तो यानी कि जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा कहाँ से, बी टू सी, तो लिमिट क्या आ जाएगी मेरी, वन टू जीरो आएगी, ओके। और सेम केस सी टू ए के लिए देखो, सी टू ए के लिए इस कंप्लीट लाइन में हमारा
क्या रहेगा भाई, एक्स कितना रहेगा 0, तो डी एक्स भी क्या हो जाएगा 0, तो एफ में एक्स 0 रख देना है, डी एक्स 0 करेंगे तो केवल डी वाई वाला टर्म बचेगा, लिमिट 0 क्या हो जाएगी वाई की ए से लेके 0 तक। चारों इंटीग्रेशन को ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ओके, अगेन थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, एफ गिवन है आपको, है ना। यू नीड टू फाइंड आउट एफ डॉट डी आर, जहाँ पे एक्स, तो एक्स की जगह ये लिख सकते हैं, वाई की जगह टी में, जेड की जगह टी में, तो डी एक्स कितना हो जाएगा बच्चों 2 डी टी, डी वाई कितना हो जाएगा डी टी, और डी जेड कितना हो जाएगा 3t² डी टी। ओके, तो जब मैं एफ डॉट डी आर करूँगा तो 2 वाई, वाई इज नथिंग बट टी, 2 + 3 आई कैप प्लस एक्स जेड, एक्स मीन्स कितना है 2t, जेड मीन कितना है टी क्यूब, तो 2t⁴ जे प्लस वाई जेड, तो वाई कितना है हमारा टी है, तो t⁴ हो जाएगा ये, माइनस एक्स, एक्स कितना है 2t ए कैप डॉट डी एक्स आई, यानी कि 2 dt आई कैप प्लस डी वाई डी कैप प्लस डी जेड ए कैप। आई होप 2t dt। ओके, तो इंटीग्रेशन टी की लिमिट है 0 to 1 तक, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आई वाला आई से मल्टीप्लाई करो, जे वाला जे से मल्टीप्लाई करो, के वाला के से मल्टीप्लाई करो, तो हमें ओवरऑल इस इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इफ़ यू सी द क्वेश्चन इन द एक्सरसाइज, इजी क्वेश्चन है ना। अगेन तुम परेशान हो रहे हो क्वेश्चनों से लेके, इसका मतलब है आप मैथ्स को उस नज़रिए से नहीं देख रहे हो जैसे देखना चाहिए। देखो, मैथ्स, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि लाइन इंटीग्रेशन तुम्हें यूज आएगा, ठीक है। आपको लाइन इंटीग्रेशन से कंसेप्ट जो आप पढ़ रहे हो, यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेशंस आप देख रहे हो, वो आपको हेल्प करेंगे फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो वही है, एफ डॉट डी आर निकालना है, एफ गिवन है, डी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी डी एक्स आई डी वाई जे फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट आई प्लस जी। तो ये एक्स एक्सेस है ओरिजिन का, आई प्लस जी का मतलब हुआ कौन सा पॉइंट 1,1। तो जब ओरिजिन से यहाँ जा रहा है तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम कितना हो जाएगा y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, तो 1 इंटू एक्स, सी कितना है 0, तो y इक्वल टू एक्स हो जाएगा, और डी वाई किसके बराबर हो जाएगा सर, डी एक्स के बराबर हो जाएगा। तो जब मैं एफ डॉट इंटीग्रेशन एक्स के लिए करूँगा एफ डॉट डी आर, तो वाई आई प्लस एक्स जे डॉट डी एक्स आई प्लस डी वाई, ये लिखेंगे। ओके, तो ये बन जाएगा हमारा इंटीग्रेशन वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। ओके, तो ये एक्स और वाई को हम क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं, तो पूरे को वाई को लिख दो एक्स डी एक्स प्लस इसको भी लिख दो एक्स डी एक्स। एक ही बात है, लिमिट क्या है एक्स की 0 to 1, 0 to 1 सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो बहुत चिंदी सा चूरन सा क्वेश्चन है, बहुत आराम से कर। सेकंड क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम्पल में किया है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स रिलेशन गिवन है, तो 2y डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा डी एक्स, एफ डॉट डी आर फाइंड करेंगे, लिमिट लगा देंगे 0 to 1। थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन एक ही जैसा है, भले ही बच्चों को समझने में लगे कि नहीं सर ये दो क्वेश्चन है, पर अगर आप सही दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बोथ क्वेश्चन आर सेम एंड दे विल गिव अस द सेम रिजल्ट, मतलब सेम फिनोमिना या सेम तरीके से करेंगे उनको। तो एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको, दूसरा क्वेश्चन का हिंट दे दूंगा जिसको आप करेंगे, क्योंकि अगेन मैथ्स आपको सिखाने के लिए पढ़ाई जा रही है, मुझे सीखने के लिए नहीं पढ़नी है। तो यार यहाँ से देखो, हमें निकालना है दिस, पहले में v गिवन है, v कह रहा है कंजर्वेटिव फील्ड है, तो इसका मतलब है किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड का कर्ल कितना होता है सर 0। और अगर कोई फील्ड कंजर्वेटिव होता है उसका कर्ल 0 आता है तो करस्पॉन्डिंगली वहाँ पे क्या होता है स्केलर पोटेंशियल फाई एग्जिस्ट करता ही करता है, जिसके लिए ग्रेड फाई जो है v के बराबर आता है। तो यानी कि v जो है हमारा 2xy प्लस जेड क्यूब आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस 3x z² के कैप डेल फाई के बराबर है। तो इसका मतलब है डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई, डेल फाई अपॉन डेल वाई जे, और डेल फाई अपॉन डेल जेड के बराबर है। यही मतलब है डेल का, डेल अपॉन डेल एक्स आई, डेल अपॉन डेल वाई जे, डेल अपॉन डेल जेड की। दोनों साइड इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा डेल फाई अपॉन डेल एक्स किसके बराबर मिलेगा सर 2xy प्लस जेड क्यूब के बराबर, डेल फाई अपॉन डेल वाई मिलेगा हमें
एक्स स्क्वायर के बराबर डेल फाई अपॉन डेल जेड मिलेगा 3xz स्क्वायर के बराबर। अब आप इस पहली इक्वेशन को इंटीग्रेट करोगे, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो देखो क्या लिखो, फाई इक्वल टू मिलेगा 2, इधर किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 वाई प्लस जेड की पावर 3x प्लस एक कांस्टेंट आएगा। तो देखो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंट इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, तो जो यहाँ पे फंक्शन आएगा वो किसका होगा, वाई जेड का होगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करने पे वापस क्या आना चाहिए, यही। तो अगर ये एक वाई जेड का फंक्शन है तो इस पूरे को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, देखो ये वापस आएगा, क्योंकि ये वाई जेड का फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। ये टर्म समझ लेना जो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये कहने वाली बात नहीं होनी चाहिए, पर आई नो यू वेरी वेल एंड यू नो योर सेल्फ वेरी वेल। तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड क्यूब एक्स प्लस जी वाई जेड बना, फाई की पहली वैल्यू। दूसरी इक्वेशन से फाई क्या मिला, इससे इंटीग्रेट करोगे वाई के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर वाई पहले से है प्लस वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जी एच मान लेते हैं, किसका फंक्शन होगा, वाई का तो हो ही नहीं सकता, किसका फंक्शन होगा, एक्स और जेड का, प्लस सॉरी फिर इसको इंटीग्रेट करोगे लास्ट को तो इससे मिलेगा 3x z³/3, तो z³/3 से 3 कट गया, और प्लस एक फंक्शन मिलेगा हमें एफ जी एच आई मान लो, जो कि किसका फंक्शन है, या के मान लो कि इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो देखो एक्स जेड क्यूब ऑलरेडी है, वाई एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, तो कुल मिला के जो मेरा फाइव फंक्शन बना वो कैसा बना होगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड क्यूब एक्स प्लस समथिंग कुछ कांस्टेंट आ रहा होगा, वो किसी का भी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अभी के लिए हम टाइम में इसको नेग्लेक्ट कर दें, ठीक है, इतना समझ गए। हमने क्या निकाल दिया, उस v के करस्पॉन्डिंग जो स्केलर फंक्शन है, स्केलर पोटेंशियल है, वो फाइंड किया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम 1 - 2 1 to 3 1 4। तो यानी कि वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट कैसे निकालते हैं, वर्क डन बराबर चेंज इन पोटेंशियल दो, फाई टू यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो निकाल दो और यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो फाइंड कर दो। यानी कि एक्स की जगह 3 रखो, वाई की जगह 1 रखो, जेड की जगह 4 रखो, और फिर फाई वन के लिए x1 रखो, y - 2 रखो, z1 रखो, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, वर्क डन की, जो अपने आप 202 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम कह रहा है, देखो कैसे सेम कह रहा है, क्योंकि मैंने कहा था ना सारा खेल जो है वो आपके ब्रेन का है, ठीक है। तो ब्रेन को सही यूज करोगे तो सही इस्तेमाल आएगा, वो सही काम में यूज होगा। अगर तुम उसको बकवास चीज़ों में यूज करोगे तो तुम्हारा दिमाग, तुम्हें पता है कितनी बकवास करते हो तुम, ठीक है, यू नो योर सेल्फ वेरी वेल। तो show that the line integration of this where c is a path joining from this, यानी कि इंटीग्रेशन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। तो देखो ये वर्क डन है, तो वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स क्या लिखा हुआ है, ये तो 2xy प्लस 3 i कैप प्लस x² - 4z j कैप माइनस 4y k कैप, ये लिखा है। और ये कह रहा है कि जो वर्क डन है एफ डॉट डी एक्स डी आर किया होगा, तो डी एक्स डी वाई डी जेड वहां से आया। तो वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट है, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, तो इसका मतलब फोर्स क्या होना चाहिए, कंजर्वेटिव। वही फोर्स जिसके द्वारा वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट है कंजर्वेटिव है, तो यानी कि इस फोर्स का कर्ल क्या आएगा, 0। तो अगर इस फोर्स का कर्ल 0 आएगा तो इस फोर्स के करस्पॉन्डिंग वहां पे क्या होगा, एक स्केलर पोटेंशियल लाई करेगा। तो हमें सेम तरीके से एफ इक्वल टू डेल फाई करके सेम तरीके से कंपेयर करके फाई निकालना पड़ेगा हमें, यानी कि स्केलर फंक्शन निकालना पड़ेगा, और उस फाई की वैल्यू हमें क्या निकालनी पड़ेगी, 1 - 1 3 पे निकालनी पड़ेगी, और उस फाई की वैल्यू 0 0 पे निकालनी पड़ेगी। दोनों को माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, वर्क डन इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम 0 0 0 to 1 - 1। ठीक है, तो ये बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में, चाहे आप जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, वहाँ पे आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में काम आएंगे। आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको नेट में काम आएंगे। फिजिकल साइंस एज वेल एज मैथमेटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक प्लीज़ कनेक्ट, फील फ्री टू कनेक्ट, बट ध्यान से एक बार देखिएगा पूरे मन के साथ, ठीक है। 15 से 20 मिनट का लेक्चर है, मैं बड़ा लेक्चर नहीं बना रहा हूँ, बिकॉज आई नो योर कैपेसिटी बच्चों, ठीक है। 10 साल से पढ़ा के आपकी कैपेसिटीज मुझे बहुत अच्छे से पता चल गई कि कितनी देर आप वीडियो को देख के समझ सकते हैं क्लास में, ठीक है। तो प्लीज़ इसको पढ़िएगा, डाउट होगा
discuss, and this assignment had done. Please do these questions by your own. Thank you and have a nice day.